नमस्कार। वैली ऑफ वर्ड्स के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया और हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में भाग ले रहे हैं विजय कुमार मल्होत्रा जी, संजय अभिज्ञान जी, शोभा अक्षर जी और मैं बालेंदु शर्मा दाधीच। हम आज के कार्यक्रम का फॉर्मेट इस तरह से रखेंगे कि मैं जो कि एक होस्ट की भूमिका निभा रहा हूं, मैं एक एक करके हमारे वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा, उनका परिचय दूंगा और उनसे कुछ बुनियादी, कुछ शुरुआती प्रश्न पूछूंगा। उसके बाद अगर संभव हुआ तो हम दूसरा दौर भी ले सकते हैं, दूसरा चरण भी ले सकते हैं। हालांकि समय की सीमा के मद्देनजर मुझे लगता नहीं कि हम दूसरा दौर ले पाएंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि हम पहली बार में ही अधिकतम प्रश्न पूछ लें और आप जितनी बात अपनी कहना चाहते हैं वो कह दें, ताकि समय की मर्यादा को हम ध्यान में रख सकें। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और उससे पहले मल्होत्रा साहब का मैं परिचय देना चाहूंगा। उनसे मेरा लंबा परिचय रहा है। भारतीय रेलवे में निदेशक राजभाषा के पद पर आपने कार्य किया है लंबे समय तक, और भारतीय रेलवे में जो भारतीय भाषाओं का प्रयोग होता है, विशेषकर आपने टिकटों पर देखा होगा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में आपको टिकट दिखाई देते हैं, रेलवे चार्ट दिखाई देते हैं, तो उसमें उसकी शुरुआत में उस परियोजना में मल्होत्रा साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेलवे के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़े और लगभग 7 वर्षों तक उसके भाषाई तकनीक विकास के कार्यक्रमों में आपने योगदान दिया। उसके बाद आप भारत के प्रमुख कंप्यूटर संस्थान, तकनीकी संस्थान सीडैक से जुड़े रहे। हिंदी और टेक्नोलॉजी, हिंदी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपका विशद अनुभव रहा है। आपकी एक महत्वपूर्ण कृति कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग काफी चर्चित और लोकप्रिय है। आप प्रतिष्ठित आत्माराम पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं, जो अपने कार्यों के माध्यम से हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो मल्होत्रा जी को आमंत्रित करते समय मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि मल्होत्रा जी, हिंदी तकनीक से आपका लंबा जुड़ाव रहा है। आज अगर ये जो नया मीडिया है, सोशल मीडिया है, और चूंकि नया मीडिया तो बहुत ही व्यापक है, इस पर यदि आज लोग अपने आप को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, तो इसका हमारी भाषा में हुए तकनीकी विकास से गहरा संबंध है और वो आपका एक मूल विषय है जिस पर आपका फोकस रहता है। मिसाल के तौर पर अगर यूनिकोड ना होता तो हिंदी में सोशल मीडिया शायद आज इस स्थिति में नहीं रहता, मैं कहूंगा कि पंगु रह जाता। हिंदी में यूनिकोड ना होता तो ना सर्च हो पाता, ना बहुत सारे दूसरे कार्य हो पाते। तो भाषाई तकनीक के विकास क्रम के बारे में कृपया अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें और यह भी बताएं कि सोशल मीडिया पर कैसे भाषाई रुझान, अवसर और चुनौतियां आपको दिखाई दे रहे हैं। श्री विजय कुमार मल्होत्रा। धन्यवाद बालेंदु। आपने मुझसे जो प्रश्न किया है, हिंदी तकनीक की यात्रा, इस यात्रा के पड़ाव पर आगे बढ़ने से पहले मैं वैली ऑफ वर्ड्स के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष रूप से शालिनी जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं पहला पड़ाव जो इस यात्रा का मानता हूं, हिंदी तकनीक की यात्रा का, 1981 से मानता हूं। ये वो दौर था जिस समय यूरोप में खासतौर पे आपको पता ही है कि अंग्रेजी और यूरोप की जो दूसरी भाषाएं हैं वो लैटिन लिपि या रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। स्वाभाविक था कि शुरू में जो लैंग्वेज कंप्यूटिंग का काम शुरू हुआ वो रोमन लिपि में, लैटिन लिपि में शुरू हुआ। उसी समय जोसेफ डी बेकर, मैं इनका नाम इसलिए लेना चाहूंगा कि यही वो सज्जन हैं जिन्होंने यूनिकोड की परिकल्पना की, इसका नामकरण किया और उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे यूनिकोड कंसोर्शियम के भी। उन्होंने एक बात को सोचा कि क्यों ना हम रोमन के जरिए विश्व की जो दूसरी भाषाएं हैं उनमें भी अपना काम शुरू करें। मैं यहाँ थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक परिदृश्य स्पष्ट कर दूं आपके सामने कि विश्व की जितनी भी भाषाएं, उनकी जो लिपियां हैं, हम उनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है लीनियर स्क्रिप्ट, जैसे रोमन है। यूरोप की वैसे अधिकांश भाषाएं, लेकिन रशियन और ग्रीक भाषाएं ऐसी हैं जो क्रिलिक लिपि में लिखी जाती, थोड़ी सी भिन्न है।
अधिक, इसके अलावा जो विश्व की अधिकांश भाषाएं कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में मानी जाती। अब कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए आप देखिए कि जो हमारे पास चाइनीज है, जैपनीज है, कोरियन है, ये तमाम भाषाएं ऐसी हैं जो ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं। इसके अंदर 65,000 से ज्यादा तो आइडियोग्राफ्स केवल जैपनीज चाइनीज में ही है। ऐसी स्थिति में खासतौर पे अरबिक को आप देखें, हिब्रू को देखें, उर्दू, पर्शियन, ये भाषाएं दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। हमारी लिपि है, हिंदी और भारतीय लिपियां, वो सब बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए बेकर साहब ने एक स्टार मल्टीलिंगुअल कंप्यूटिंग वर्कस्टेशन की परिकल्पना की और उसमें इन सभी भाषाओं में रोमन लिपि के माध्यम से काम शुरुआत। तो इसीलिए मैं इसको पहला पड़ाव मानता हूं। उसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो जहां तक हिंदी की बात है, सन 85 में सीएमसी हैदराबाद की एक कंपनी है जिसने लिपि नाम से बहुत ही सुंदर बहुभाषी वर्ड प्रोसेसर बनाया। आज भी उसके अक्षर बहुत सुंदर हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांति हुई भाषा के क्षेत्र में जिस्ट नाम से। और आपको पता होगा कि शुरू में आईआईटी कानपुर ने इस बात कहीं ना कहीं उनके ध्यान में, वैज्ञानिकों के ध्यान में एक बात आ गई कि हिंदी और भारतीय भाषाएं, खासकर प्रमुख जो 10 लिपियां हैं जिसको इंडिक लिपि कहते हैं, इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि वो लिपि है जिसमें 300 ईस्वी पूर्व राजा अशोक ने बौद्ध धर्म की के संदेशों को इंस्क्रिप्ट अपने जो जितने भी शिलालेख लगवाए थे उसमें लिखवाया था। लगभग 90% से ज्यादा उन्होंने ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया। और इसी लिपि से सारी भारत की लिपियां उर्दू को छोड़कर विकसित हुई। इसे समझना बहुत आवश्यक है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक इंस्क्रिप्ट नाम से एक कीबोर्ड बनाया गया, जिसे 1983 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ दिल्ली में, नई दिल्ली में, वहां उसका लोकार्पण किया गया। और इसके बाद एक नई क्रांति शुरू होती है, क्योंकि शुरू में क्या था, केवल वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता था और उसके बाद अब डेटा प्रोसेसिंग क्षेत्र में भी प्रवेश किया, जिसके माध्यम से शुरुआत हो गई। तो ये तो बहुत, लेकिन उस जमाने में मैं इन फॉन्ट्स को भी 2 भागों में बांटना चाहूंगा कि उस समय जो फॉन्ट्स थे उसको ट्रू टाइप फॉन्ट्स कहते हैं। वो 8 बिट्स में, क्योंकि इंग्लिश के लिए भी जो एक स्टैंडर्ड कोड है, पहले हम कोड को समझ लें तब ये बात पूरी तरह हमें समझ में आएगी। कोड में क्या है कि जो एस्की कोड है अंग्रेजी और विश्व की जितनी रोमन बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, जो 8 बिट्स में है, लेकिन अंग्रेजी के लिए सिर्फ 7 बिट्स का प्रयोग होता है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो 8 बिट्स हैं उसको लेकर एक ही जगह आई का प्रयोग कर दिया और इसकी कोडिंग की परिकल्पना की। और ये बहुत बड़ी क्रांति थी। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता था कि हम इन लिपियों में परस्पर लिप्यंतरण कर सकते थे, ट्रांसलिट्रेशन कर सकते थे, क्योंकि एक ही स्रोत है सबका सिंटैक्टिक और सबका कम से कम जो क्रम है, आकारादि क्रम, वो एक जैसा है। तो एक बहुत बड़ी बात शुरू हुई और काम शुरू हुआ। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग हमने देखा कि रोमन से ही पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब काम की रफ्तार बहुत तेज होने लगी, तब भी ऐसा लगा कि अंग्रेजी में जितने फीचर्स हैं, आप स्पेल चेकर है, आपका ऑटो करेक्ट है, थिसॉरस है, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हमें तो ऐसा लगा, बड़ी भारी विडंबना है कि हम लोग अभी तक, बल्कि तब नहीं आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं बड़े निष्काम भाव से, एक टाइपराइटर की तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर की क्षमता का दोहन हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बीच में जो बहुत बड़ी क्रांति आई, वो आई यूनिकोड के माध्यम से। और यूनिकोड का असल में मूल फॉर्म है यूनिक यूनिवर्सल यूनिफॉर्म कैरेक्टर एनकोड। और पहली बार एक इतनी बड़ी क्रांति इस रूप में मैं इसको मानता हूं कि सारे विश्व की भाषाओं में, सारे विश्व की कंप्यूटर कंपनियों द्वारा और विश्व के सभी देशों ने समवेत रूप में इस निर्णय किया कॉन्सेंसस के साथ कि हम यूनिकोड की हमें आवश्यकता है। क्योंकि ये समस्या सिर्फ भारत में नहीं थी। आपने देखा होगा ट्रू टाइप फॉन्ट्स में क्या होता था। कृतिदेव को आप ले लीजिए, आप टाइप करते हैं, अगर हम किसी को भेजते हैं तो जंक दिखाई देता है। जब तक उसके सिस्टम में वो डाउनलोड नहीं हो, कुछ नहीं होता था। तो इसलिए यूनिकोड को सबने स्वीकार किया। और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसके साथ मैं जुड़ा रहा 2000 के आसपास, जब इसके आधार पर एक उन्होंने विंडोज में भी इसको यूनिकोड आधारित फॉन्ट्स को की शुरुआत की। इसमें एक के बाद आप देखिए कितने फीचर जुड़ते चले गए। अभी बालंदु जी ने शुरू में भूमिका में भी इस बात को कहा
पहली बार प्रूफिंग टूल्स, अभी तो स्थिति यह है कि प्रूफिंग टूल शब्द भी हिंदी में प्रचलित नहीं हो पाया। अब उसके अंदर स्पेल चेकर है, अंग्रेजी बड़ी सहज रूप से हम लोग करते हैं, यही कारण है कि जो टेक्स्ट हम इंग्लिश में करते हैं कंप्यूटर की सहायता से उसमें शुद्ध हो जाता है, ऑटो करेक्ट की मदद से भी और स्पेल चेकर की माध्यम से भी। उसके बाद थिसॉरस है, आप अभी भी इंग्लिश के किसी शब्द को राइट क्लिक करते हैं उसके पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, विलोमवाची शब्द आ जाते हैं, तो ये भी चीजें आ गई। तो इसको एक तरह से जब यूनिकोड आया तो ये पहली बार संभव हो पाया, और ये फिर विडंबना है कि 2003 के बाद से ही ये सब सुविधाएं आ गई थी विंडोज में, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे तथाकथित विद्वान हिंदी के इसका प्रयोग करते होंगे, और अभी तक बिल्कुल नहीं करते। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री, जहां इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो अभी तक इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यूनिकोड कॉम्प्लायंट फॉन्ट का इस्तेमाल करना होगा, और वहां पर अभी भी हम इवन यहाँ तक तो बड़ी अच्छी बात जो हमारे बालन जी हमें बताते रहते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर है, इनडिजाइन है, कोरल ड्रॉ है, सब यूनिकोड सपोर्टेड है, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन ये विडंबना है कि अभी तक इसका प्रयोग नहीं होता। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि अब एक एक करके जितने भी चीजें थी, अब जैसे मैं सॉर्टिंग को बहुत महत्व देता हूँ। सॉर्टिंग क्या चीज है? मैं यूरोप में रहा, मैं पढ़ाता रहा इंग्लैंड में, और मैंने पाया कि जितनी डिक्शनरीज हैं, जिसको बैंक ऑफ इंग्लिश कहते हैं, कोबिल्ड की जो बहुत बड़ा कोश है, मेरे सामने ही उसकी परिकल्पना बनी थी, वहां आप पूरी टेक्स्ट को लेकर आप सिस्टम में डाल देते हैं और अल्फाबेटिक ऑर्डर में सब अरेंज हो जाता है। क्यों? सॉर्टिंग के माध्यम से। सॉर्टिंग के बिना कभी भी हिंदी के कोश को हम परिवर्धित नहीं कर सकते, वही कोर रहेगा 100 साल पर, फिर छाप देंगे, तिबारा छाप देंगे, क्योंकि उसमें बहुत कष्टप्रद है। लेकिन अब ये सुविधा, और ये ऑफलाइन सुविधा है, और ये थैंक्स टू यूनिकोड अगेन, उसकी वजह से सुविधा सॉर्टिंग हो गई। एक और बात जो बालंदु ने शुरू में कही थी वो सर्चिंग की। आप अगर टेक्स्ट आपके पास कृतिदेव में है, किसी भी ऐसे टूटाई फॉन्ट्स में है, आप उसमें सर्च कर ही नहीं सकते, इसका मतलब है कि हम इतना बड़ा डेटा बनाएंगे उसको सर्च नहीं कर सकते, उसका क्या लाभ होगा? तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम यूनिकोड में जितनी सुविधाएं हैं, जितनी फीचर्स हैं, और आज मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बात कहूं, और बालंदु शायद उसकी पुष्टि भी करेंगे, आज लगभग वो तमाम फीचर्स जो यूनिकोड में उपलब्ध हैं, जिस तरह से विश्व की दूसरी भाषाओं में, हिंदी में भी और भारतीय भाषा में सुलभ है। इसलिए आवश्यकता इस बात की कि हम लोग इसका व्यापक इस्तेमाल करें। अब आप और देखिए, कुछ और चीजें हैं जो आ रही हैं। ओसीआर, आपने कोई टेक्स्ट ली, आपने कंप्यूटर पे कोई कागज, पुरानी किताबें हैं, हम उसको दोबारा प्रकाशित करना चाहते हैं, क्या करें? हम लोग स्कैन करते हैं, लेकिन स्कैनिंग इज नॉट कंप्यूटिंग। जब तक आप ओसीआर के माध्यम से उसको डिजिटाइज नहीं करते, एडिटेबल नहीं बनाते, तब तक उसका कोई मतलब नहीं। और इसमें गूगल ने भी शुरुआत की है, और सीडैक ने चित्रांकन नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस परिदृश्य में अब आप देखिए कि सोशल मीडिया में जिस तरह से यूनिकोड आज बहुत बड़ी क्रांति किस लिए आई है। शुरू में सब लोग बाध्य थे अंग्रेजी में ही टाइप करने के लिए अपने मैसेज। आप सारी भारतीय भाषाओं में सब टाइप कर सकते हैं। और अभी मुझे बालन जी का नाम बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि हमें फिगर्स ज्यादातर बालंदु से ही मिलते हैं कि पहले 90, अब तो लगभग 94% जो लोग हैं सोशल मीडिया प्रयोग करने वाले भारतीय भाषाओं के, वो हो गए। अब बताइए, इतनी बड़ी क्रांति है। एक छोटा मजदूर, एक छोटा व्यक्ति जो बहुत अंग्रेजी नहीं जानता, बड़ी सहज भाव से अपने संदेश दे सकता है। अलग बात है कि उसके जो भयानक विध्वंसक परिणाम होते हैं वो भी अपनी जगह, बड़े अच्छे आंदोलन और बुरे आंदोलन, अस्वच्छ। एक और चीज जो इसमें खासतौर पे ट्विटर का मैं जिक्र विशेष रूप से करना चाहूंगा। हालांकि ट्विटर की बिल्कुल सीमाएं हैं, ये नहीं कि ट्विटर में आप जो चाहे कर सकते हैं। तो सीमित शब्दों में लिखने का अभ्यास भी हिंदी वालों को शुरू हुआ होना। और हमारे मोदी जी को विशेष रूप से कहूंगा कि उन्होंने, अब तो ऐसा लगता है सारा सरकारी आदेश, सरकारी संदेश, अब खासतौर पे अभी जो यूएस अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है और जो होड़ लगी हुई है दोनों कैंडिडेट्स में, ट्विटर पे ही चल रही है। और बहुत सीमित शब्दों में एक दूसरे की बढ़त हासिल करते हैं, और लोग सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं। आज कोई लंबे चौड़े अखबार नहीं पढ़ता, केवल ट्विटर को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रांति आई है यूनिकोड के माध्यम से, और इसी कारण से सोशल मीडिया, अच्छा एक और भी चीज इसमें आ गई है, क्योंकि आप स्पीच भी इसमें डाल सकते हैं, आप ऑडियो के अलावा विजुअल्स भी डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं। और एक बहुत बड़ी क्रांति अब हुई है, मैं उसका भी उल्लेख विशेष करना चाहूंगा, वो है वॉइस रिकॉर्ड। आप बोलकर टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट,
आप स्पीच टू टेक्स्ट आप बोलिए, कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड कर लेगा। और टेक्स्ट टू स्पीच भी है। अब आप कोई समझ लीजिए कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है, किसी टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक अपने आप उसकी आवाज में कन्वर्ट होता जाएगा, आप सुनते चले जाइए। इसका निष्कर्ष अब ये है कि आज सोशल मीडिया में हिंदी के आने का मुख्य अगर श्रेय किसी चीज को दिया जा सकता है वो यूनिकोड को है। और मैं समझता हूं कि अब एक वो समय आ गया है कि हम इसके माध्यम से वो सारी फीचर्स जो सुलभ हैं हमारे पास सिस्टम्स के अंदर, उनका व्यापक रूप से उपयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद मल्होत्रा साहब, आपने बहुत ही समय की मर्यादा का आपने पालन रखा और आपने टेक्नोलॉजी के बारे में खासतौर पर हिंदी और भारतीय भाषाओं में जितना महत्वपूर्ण कार्य किया है उसके बारे में इतिहास की पूरी एक तस्वीर हमारे सामने आपने रख दी और वहां से आप उसको वर्तमान और आगे भविष्य तक ले गए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियां ना होती, यूनिकोड ना होता तो सोशल मीडिया इतना समृद्ध ना हो पाता। क्योंकि सोशल मीडिया में 2-3 स्तरों पर कार्य हुआ है। पहला कार्य तो स्टैंडर्ड्स के स्तर पर हुआ है जिसका आपने जिक्र किया। यूनिकोड अपने आप में एक स्टैंडर्ड है जिसने ये संभव बनाया कि आप फेसबुक में या आप यूट्यूब में या फिर आप इंस्टाग्राम में या फिर ट्विटर में या ऐसे किसी भी अन्य माध्यमों में, लिंक्डइन हो सकता है वो, उसमें जाकर के कम से कम अपनी बात कह सकें, आप टाइप कर सकें। तो ये संभव हुआ यूनिकोड के जरिए और ऐसी दूसरी तकनीकों के जरिए। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है या एप्पल का मैकिंटोश का एप्पल मैक है, जो उन पर जैसे आपको टाइप करना है, तो अगर ये उनमें ही क्षमता ना होती तो हम सोशल मीडिया पर जाकर के कैसे अपनी बात रखते। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। और तीसरा बड़ा कार्य जो हुआ भाषाओं की तकनीक के संदर्भ में वो ये कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने भी अपना लोकलाइजेशन किया, अपने आप का स्थानीयकरण किया, इनको भारतीय भाषा और संस्कृति के अनुकूल बनाया। मिसाल के तौर पर आज हम फेसबुक पर जाकर के भारतीय भाषाओं में भी उसका कंटेंट देख सकते हैं। आज हम लिंक्डइन पर भी भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम ट्विटर का भी भारतीय भाषाओं यानी उसका पूरा इंटरफेस हम हिंदी में देख सकते हैं। और कंप्यूटर तो है ही, आप विंडोज को बदल सकते हैं, पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरे मेन्यू जितनी भी चीजें आती है सब हिंदी में। तो यदि ये बुनियादी चीजें ही ना होती तो सोशल मीडिया को हम किस प्रकार से एक्सेस कर पाते, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं कैसे अपना योगदान वहां दे सकते हैं, अपना रचनात्मक अवदान कैसे कर पाते, वो प्रश्नों के घेरे में ही रह जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी एक नींव डाल दी है, आपने एक बहुत अच्छी आधारशिला रख दी आज के इस कार्यक्रम की। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शोभा अक्षर जी को। और मैं इस बीच ये भी बता दूं कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है इसको चेयर कर रहे हैं संजय अभिज्ञान जी, जो कि अमर उजाला के उत्तराखंड के संपादक हैं। उनको मैं बाद में बुलाऊंगा, बाद में आमंत्रित करूंगा। तो इससे पहले मैं उनसे पहले शोभा अक्षर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और शोभा जी का परिचय दे दूं कि पिछले कई वर्षों से देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में आप साहित्य, सिनेमा, राजनीति और संस्कृति के अन्य रूपों और बौद्धिक विषयों पर लगातार लेखन करती रही हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारिता करने का आपको अच्छा अनुभव है। पत्रकारिता की आपकी शुरुआत हुई देश के चर्चित इलेक्ट्रॉनिक चैनल ईटीवी भारत तेलंगाना में बतौर कंटेंट एडिटर से। उसके उपरांत आपने नोएडा में स्थित इलेक्ट्रॉनिक चैनल एक्सप्रेस टीवी में वरिष्ठ संवाददाता के पद पर कार्य किया और वर्तमान में आप द संडे पोस्ट साप्ताहिक अखबार में बतौर सहायक संपादक कार्यरत हैं। साथ ही नोएडा से प्रकाशित देश की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका है ये, बहुत ही प्रतिष्ठित, पाखी, इसमें लगभग 2 वर्षों से आप सहायक संपादक के पद पर भी कार्यरत हैं। तो शोभा जी को आमंत्रित करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मल्होत्रा जी ने तकनीक, भाषा और सोशल मीडिया के अंतर संबंधों को बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यायित किया है। शोभा जी, चूंकि आपका टेलीविजन, प्रिंट और सोशल मीडिया से गहरा अनुभव रहा है, तो सोशल मीडिया और भाषा के संबंधों को आप किस दिशा में बढ़ता हुआ पाती हैं? एक तो ये बात आती है मेरे मस्तिष्क में, और दूसरा ये कि सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि ये एक दुधारी तलवार है, जितना अच्छा है उतना ही शायद ये किसी न किसी रूप में हानिकारक भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी के लगभग हर चीज के बारे में कहा जा सकता है कि वो एक दुधारी तलवार है। तो सोशल मीडिया हमारी भाषाओं को और हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार अच्छे और बुरे रूपों में प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में शोभा जी आपसे कुछ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने विचार हमारे साथ में साझा करें। शोभा जी। जी, धन्यवाद बालेंद्र सर। सबसे पहले मैं बैली ऑफ वर्ड्स को बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मूर्धन्य
जन्मोत्तरम बात किसी सेशन में प्रत्यक्ष रूप से सुना है, और मेरे लिए एक उपाधि से कम नहीं है। आज की जो जानकारी जो भाषाविद हैं जो मिली है आज तकनीकी क्षेत्र में, वो मेरे लिए मेरे जीवन में अंकित रहेगा स्वर्णिम अक्षरों में। वो बहुत आभारी हूँ वैल्यू ऑफ वर्ड्स की। जैसा कि बालू ने कहा कि ये दो धारी तलवार भी है, और पत्रकारिता वर्ग से जुड़े लोग, क्योंकि संजय सर भी पत्रकारिता वर्ग से जुड़े हैं, आप भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता वर्ग से जुड़े हैं, तो हमसे यह बेहतर कोई नहीं जान सकता कि सोशल मीडिया सच में दो धारी है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा विषय है सोशल मीडिया और हिंदी, उस पर मैं बात करूं तो दो महत्वपूर्ण चीजें मैं जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी आज के इस विषय पर। पहला तो ये कि क्योंकि फेसबुक और ट्विटर ने हिंदी भाषा को लेकर जो क्रांति सोशल मीडिया जगत में लाई है, उसके लिए तो मैं सोशल मीडिया को हम जितना भी धन्यवाद कहें वो कम है, क्योंकि फेसबुक एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म, वहां पर कोई दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर रहे हैं कि हम त्रुटिपूर्ण शब्दों में, जिन्हें हम शॉर्टकट भाषा कहते हैं, वो भाषा में बात करेंगे तो काम चल जाएगा। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में हमें इस चीज पर गंभीरता से ध्यान देना होता है कि हमारी जो पोस्ट है ट्विटर पर, जो हमारा ट्वीट है वो त्रुटिपूर्ण ना हो, त्रुटि रहित रहे, और भाषा का अच्छा प्रयोग करें हम, जिससे जो सार्वजनिक रूप से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे जानने वाले हैं, उन पर एक अच्छी छवि हो। ये भी एक विचार रहता है कि हमारी बात अच्छे तरीके से सार्वजनिक रूप में जाए। तो इसके लिए हमारे कहीं ना कहीं भाषा ज्ञान में एक वृद्धि जरूर सोशल मीडिया कर रहा है। हम सीख भी रहे हैं, जिनको किताबों से जो नहीं सीख पा रहे हैं भाषा, हिंदी भाषा का देवनागरी अच्छी तरीके से, वो सोशल मीडिया से एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ट्विटर ने हमें जो सीख दी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कम शब्दों कैसे एक अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर सकते जरूर सिखा दिया है। और इस पर रोज जो है, दिन प्रतिदिन इसकी लड़ाई जो है वो लड़ रहे होते हैं कि किसका कंटेंट ज्यादा अच्छा होगा, किसकी भाषा ज्यादा अच्छी होगी। राजनीतिक विषयों पर खासकर जैसे अभी बिहार चुनाव का जो मुद्दा है, तो कौन सबसे ज्यादा कम शब्दों में तंज कर सकता है, कौन अधिक गागर में सागर समाने का काम जो है अपनी भाषा में, ये ट्विटर हमें बखूबी सिखा रहा है। इस बात से भी सहमति हमें जतानी चाहिए। 2003 में जब आलोक कुमार जी ने पहला हिंदी वेबसाइट बनाया, उसके बाद आप देखिए 2011 तक आते आते हम लाखों की संख्या में हिंदी में वेबसाइट्स, ब्लॉग्स हमारे सामने आ गए, जो किसी सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा ने अपनी एक अच्छी खासी पकड़ बना ली। स्टोरी निक्स एक सर्वेक्षण किया था भारतीय, तमिल, बंगाली, गुजराती और भी भाषाएं थी, और उस निरीक्षण में पाया कि सबसे अधिक संदेश जो प्रेषित किया जाता है या जो फॉरवर्ड किया जाता है या पोस्ट किया जाता है किसी सोशल मीडिया पर, वो भाषा है हिंदी। तो हिंदी तो समृद्ध हुई है सोशल मीडिया पर, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब हम दो धारी तलवार की बात करते हैं, तो हम वहां पर ये बात करते हैं कि अभी तक जो भी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है, शायद आप सब इससे परिचित भी हैं, जो सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 354A और 354D है, उसमें काफी चीजें, काफी पॉइंट्स हैं, नॉर्म्स है, रेगुलेशंस हैं, जिसमें सोशल मीडिया के प्रयोग के जो ऑफेंसेस हैं उनके बारे में वहां पर चर्चा की गई है। इसी बीच लेकिन हम ये देखने को पाते हैं कि कई सारे ऐसे पोस्ट आते हैं, अगर मैं एक उदाहरण दूं तो ब्राह्मिकल पैट्रियार्की को लेकर इतने ऑफेंसिव पोस्ट लिखे जाते हैं। कई विषयों पर ऐसी चीजें हम सार्वजनिक रूप से करते हैं जो सच में
एक चाहे मैं पत्रकारिता की दृष्टि से देखूं, चाहे मैं देखूं, वो कहीं ना कहीं अनुचित होते हैं और वो सही उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं करते हैं, जो सोशल मीडिया का उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है कि हम ठीक है, संविधान ने हमें आर्टिकल 19 के सेकंड से हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो व्याख्या की है वो की है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एक रेगुलेट, एक नॉर्म अच्छी तरीके कठोर तरीके फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या रहा है कि हमने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां पर तो हम जो 19(2) के जो नॉर्म्स हैं उनको हम देखते हैं, और कई केसेस हैं, हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस देखे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल का स्टेट वर्सेस वेस्ट बंगाल का ही ऐसे सारे केसेस है, देख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इक्वालिटी से उन नॉर्म्स को, उन रेगुलेशंस को, कि हम जो हमारा नेशन है, इंडिया है, उन जो उसकी जो एक होता है ना सांस्कृतिक दृष्टि, उसकी जो सामाजिक जो दृष्टि है, सोशल मीडिया से उसका दोहन करने की हम किसी को अनुमति ना दें। उस पर एक रेगुलेशन इस पे वो इक्वालिटी वे में सभी सोशल मीडिया पे, चाहे वो मैंने देखा है भारत में अधिकतम 123 से ज्यादा जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, शेयर चैट, बहुत सारे हैं जो हिंदी भाषा में और भी अन्य भाषा में, इंग्लिश भाषा में हो रहे हैं। लेकिन उस पर एक प्रॉपर नॉर्म्स, रेगुलेशन, एक निगरानी करने की जरूरत है, क्योंकि उससे कई सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं और उस पर उसको नजरअंदाज किया जा रहा है जस्ट बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। तो जहां तक भाषा की बात है, तो भाषा समृद्ध हो रही है। आज कोई अगर मैं पोस्ट लिखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि स्पेल चेकर में जाके कि स्थिति जो है, स्थिति कैसे हो जा रहा है, तो कई भाषा में विकास हो रहा है। यूनिकोड एक वरदान के लिए, इसमें कोई संशय नहीं है। मल्होत्रा सर ने यूनिकोड के जिस तकनीकी जो उनके जो फीचर्स हैं जो बताया, उससे अच्छा मैं शायद नहीं बता सकती। तो यूनिकोड ने भाषा को समृद्ध किया है, और हम विभिन्न भाषाओं में, मैंने देखा मेरे जो बांग्ला मित्र हैं, जो मेरे उर्दू में लिखने वाले पोस्ट जो मित्र हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं। उनका हर पोस्ट जो है वो अपनी भाषा में, जिस भाषा में वो चाह रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि को लेकर जो खासकर युवा वर्ग है, उन्होंने सीखा जरूर है कुछ ना कुछ। अगर वो गलत लिख रहे हैं तो क्योंकि सार्वजनिक पटल पर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाता है कि इसे नहीं भी आता है तो पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर उनको संदेश प्रेषित कर दिया जाता है या फोन कर दिया जाता है कि आप अपनी पोस्ट पर ये करेक्शन लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, और हिंदी विषय की अगर बात करें तो सोशल मीडिया ने हिंदी को समृद्ध तो किया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब अपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें कई सुधार सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर करने की आवश्यकता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला सोशल मीडिया से जुड़े हुए, और उनमें भाषा भी आपकी चर्चा के केंद्र में रही। मिसाल के तौर पर आपने हमारा ध्यान दिलाया इस तरफ कि भाषा के प्रसार में किस तरह से सोशल मीडिया ने योगदान दिया है, और आपसे असहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि आज जिस प्रकार से हम लोग अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जिस प्रकार से हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में विचारों का आदान प्रदान करने लगे हैं अनायास ही, जिस प्रकार से लोग अपने कंटेंट को 1 से 2, 2 से 4 जगह पर फॉरवर्ड करने लगे हैं, शेयर करने लगे हैं, जिस तरह से जो चुपचाप बैठे हुए करोड़ों लोग थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, जो अंग्रेजी की वजह से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते थे, आज वो सोशल मीडिया पर मुख्य धारा में चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का, कोई संदेह नहीं है। उसने हमको हमारी आवाजों को खोलने में, हमें अपनी बात कहने का बहुत बड़ा मंच दे दिया है। ट्विटर का आपने जिक्र किया, संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति, तो शायद ये जो चीजें हैं ये हमारी भाषा को भी आगे बढ़ाएंगी, लोगों को अपने आप में भाषा ज्ञान को भी बढ़ाएंगी, और इसके अनेक अन्य लाभ भी होंगे। बौद्धिक रूप से भी मैं समझता हूँ कि हम संक्षिप्तीकरण की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक क्षमता आती है। आपने रेगुलेशन की भी बात की, और आजकल इस बारे में काफी चर्चा चल रही है देश में कि क्या सोशल मीडिया पर रेगुलेशन लगाया जाए, अगर लगाया जाए तो कैसा लगाया जाए। बिल्कुल समीचीन है ये,
सामयिक विषयों पर आपने बात की है। और ये सच है कि सोशल मीडिया पर हिंदी की शक्ति जो है वो लगातार उभर रही है। अभी मल्होत्रा जी ने एक बहुत अच्छे आंकड़े का जिक्र किया था, उन्होंने 93-94% के आंकड़े का जिक्र किया था। वो क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि हमारी जनता जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है। वो है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आज सोशल मीडिया एक तरह से हम सब लोगों को भाषा के साथ कारवां बढ़ता गया लेकर चल रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ है। आप देखिए आज ट्विटर पर अगर जाएंगे, जिसका जिक्र मल्होत्रा जी ने भी किया, आपने भी किया, वहां पर हिंदी ज्यादा बड़ी ताकत दिखाई दे रही है। वहां पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में ट्वीट करते हैं, प्रायः हिंदी में ट्वीट करते हैं, संस्कृत में भी किया उन्होंने। राहुल गांधी को देखिए, वो हिंदी में ट्वीट करते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मी सितारों को देखिए, वो हिंदी में ट्वीट करते हैं। वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेट खिलाड़ी हिंदी में ट्वीट करते हैं। क्यों करते हैं? ये ऐसा नहीं है कि ये अंग्रेजी में नहीं करना चाहते या इनको अंग्रेजी से कोई दूरी है इनकी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अंग्रेजी में भी समान रूप से प्रवीण है, लेकिन जब वो हिंदी में करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो प्रतिसाद है वो बहुत ज्यादा आता है। आप देखेंगे कि आप खुद देखिएगा कि आप अंग्रेजी में एक टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है उस पर 100 लाइक्स आए, और जब आप हिंदी में करेंगे तो वही बढ़कर के 250 या 300 हो जाएगा। तो ये हिंदी की शक्ति जो है दिखाई देती है। और अंततः सोशल मीडिया का मतलब क्या है? लोगों तक पहुंचना, लोगों से जुड़ना। तो जो माध्यम और जो भाषा आपको अपने लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का माध्यम बन जाए, तो उसका लाभ क्यों ना उठाया जाए। तो वो आज ये बहुत सारे रुझान देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर। और जब रुझानों की बात आती है तो मुझे लगता है कि संजय अभिज्ञान जी जो कि हमारे साथ में हैं, ये समाचार जगत से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, और रुझानों पर इनकी बड़ी गहन दृष्टि है। चाहे वो रुझान भारतीय मीडिया में हो, हिंदी के मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, या जीवन के अन्य पहलुओं में हो, तो उस पर हम थोड़ी सी इनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं संजय जी का थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। संजय अभिज्ञान वर्तमान में अमर उजाला के उत्तराखंड में राज्य संपादक हैं। पूर्व में वे अमर उजाला के ग्रुप डिजिटल एडिटर रहे हैं। तो स्पष्ट होता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज या डिजिटल माध्यमों से उनका पुराना परिचय है। उससे पहले वे हिंदुस्तान अखबार की वेबसाइट livehindustanCom के संपादक भी रहे हैं। उनका पत्रकारिता का कुल अनुभव 30 वर्षों से अधिक है, और वे नवभारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। संजय जी से मेरा प्रश्न होगा कि संजय जी, आपने विभिन्न भूमिकाओं में प्रिंट और डिजिटल माध्यमों को बहुत करीब से देखा है। आपने ऐसी परियोजना का नेतृत्व भी किया है जो इन माध्यमों से जुड़ती हैं, आज भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया से भी आपका एक विश्लेषक और अन्वेषक के रूप में भी जुड़ाव रहा है। इस मीडिया पर आपको कैसे नए रुझान दिखाई देते हैं? क्योंकि आपका संबंध समाचारों की दुनिया से रहा है, इसलिए आपसे ये जानना भी दिलचस्प रहेगा कि डिजिटल माध्यमों पर हिंदी समाचारों की स्थिति क्या है, हिंदी मीडिया की स्थिति क्या है, और ये जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आप जैसा अनुभवी व्यक्ति कितना प्रसन्न या अप्रसन्न है। संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इतने सुंदर संचालन के लिए बालिंदु आपको व्यक्तिगत तौर पर बधाई देना चाहूंगा। शोभा अक्षर जी ने बहुत अच्छे अच्छे विषयों को स्पर्श किया है, और जिनको शायद थोड़ा और विस्तार देने में मैं प्रयास करूंगा। और विजय कुमार मल्होत्रा जी, तो मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर तकनीक है, भाषा और उसके चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया और शब्दकोश हैं, आपके अनुभव को, आपके एक्सपीरियंस को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वैली ऑफ वर्ड्स के इस आयोजन के लिए जितनी प्रशंसा और जितनी सराहना हो उतनी कम है, और बहुत ही अहम विषयों पर उनके सारे सेशन आयोजित होते हैं, और ये निश्चित रूप से एक बहुत ही कीमती सेशन होने जा रहा है इस साल। आपने रुझानों की बात की, और न्यूज से संबंधित जो रुझान है खास तौर पर उन पर मेरी तवज्जो की आपने गुजारिश की। मैं पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक संपादक के तौर पे कुछ रोचक चीजें होते हुए देखता हूं। जैसे मुझे याद है कि सन 2000 जब सदी करवट ले रही थी, नई सदी आ रही थी, तो उस वक्त क्या कहा जाता था मुझे अच्छी तरह याद है, और मुझे लगता है कि इस विषय पर मैंने लिखा भी था कि उस वक्त 3M इनका जलवा था। वो 3M क्या थे? मिलेनियल्स, मेट्रो और मेल।
यानी कि जो इंटरनेट की दुनिया थी वो इन 3 M से परिभाषित होती थी। मिलेनियल्स मतलब जो नौजवान लोग हैं 20-21 साल 18, वो ऐसा लगता था कि उनका एकाधिकार है, इंटरनेट की जटिलताओं को सिर्फ नौजवान समझ सकते हैं, ऐसी एक आम धारणा थी। फिर ऐसा लगता था क्योंकि घरों में आमतौर पर परचेजिंग पावर एक आम भारतीय को अगर हम देखें तो वो पुरुषों के पास होती है, पुरुष सत्तात्मक समाज वैसे भी रहा है, तो जो मोबाइल खरीदने का या कि इंटरनेट कंप्यूटर जो खरीदने का जो निर्णय है वो पुरुष के पास होगा, और इसलिए इंटरनेट की दुनिया में महिलाओं की उपस्थिति उस वक्त उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, बहुत ही सीमित थी। तो ये दूसरा M था जो मेल डोमिनेटेड इंटरनेट की दुनिया थी। तीसरे हम ये देखते थे कि मेट्रोस, महानगर, इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक्टिविटी थी, वो सब चीजें जैसे सिर्फ, और हमें ऐसा लगता था कि ये स्थिति कभी बदलेगी नहीं, यही रहेगा हमेशा। लेकिन हमने बहुत सुखद या दुखद कहिए परिवर्तन 20 सालों में देखे हैं, और आज जब हम 2 दशक पूरे कर चुके हैं तो हम ये पाते हैं कि ये तीनों M जो हैं वो उलट गए हैं। अब वो एकाधिकार किसी का नहीं रहा। मैं आपके सामने अगर पेश करूं एक आंकड़ा बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने जो पिछले साल जारी किया था, वो ये था कि जो अगली वेव है यूजर्स की वो गांवों से आएगी, वो विलेजेस से आएगी, और उसमें 40% जो न्यू वेव यूजर्स होंगे वो वुमेन होंगे। ये बहुत बड़ी घटना है। 40% अगर इंटरनेट पर मौजूदगी महिलाओं की हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक बड़े अर्थ में जो डिजिटल डिवाइड होता है, जो सिर्फ आय के हिसाब से ही नहीं परिभाषित होता, मैं समझता हूं जेंडर डिवाइड भी जो बोलते हैं, वो खुद ब खुद दूर हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि विलेजेस बड़ी तेजी से गांवों की उसके अंदर उपस्थिति बढ़ रही है, तो महानगरों का एकाधिकार भी खत्म हो गया। और इसके पीछे व्यापारिक और बिजनेस सेक्टर की मजबूरियां भी हैं, या ये कहिए कि वो अवसरों का जो संसार एक देख रहे हैं रुपैला, वो टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में देख रहे हैं, क्योंकि अब वहीं से विकास आना है। तो विलेजेस से अगली जो लहर है वो आ रही है, और ये तो कहने की अब आवश्यकता ही नहीं है कि इंटरनेट, मोबाइल पर होने वाली ट्रांजैक्शंस ये नौजवानों की बपौती नहीं रही। अब तो दादी के हाथ में भी अगर मोबाइल है तो वो अपना काम सोशल मीडिया पे कर रही है, और इवन बच्चे हैं, मुझे तो लगता है कि जितनी जल्दी मोबाइल को हम बच्चे सीख रहे हैं, और बच्चे भी मेरा मतलब है टॉडलर्स, 5-6 वर्ष की उम्र में जो बच्चे जो इतनी तेजी से पकड़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एज बैरियर था वो बुरी तरह ध्वस्त हो गया है। तो वो जो सदी की करवट के समय के 3 M जो हैं वो विलीन हो गए हैं। एक बहुत सारे डिवाइड खुद ब खुद खत्म हो गए हैं। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनका हर एक को छूना इस वक्त उचित नहीं होगा। लेकिन क्या आज भी हम कोई और रुझान देख पाते हैं? मुझे लगता है कि जो समूचा इंटरनेट विश्व है वो इस वक्त 3 और किस्म के रुझान देख रहा है। वो है 3 V's। 3 V's, पहला वीडियो, दूसरा वॉइस, और तीसरा वर्नैकुलर। वर्नैकुलर शब्द के ओवरटोन्स पे मत जाइए, कुछ नेगेटिव उसकी कनोटेशंस होती हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी इंटरनेट की दुनिया, खासतौर पर भारत के संदर्भ में, सबसे पहले तो हमें ये एहसास हो रहा है कि भाई हम भारतीय भाषाओं को अब इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय भाषाएं अब मेरुदंड हैं, वो रीढ़ की हड्डी है इंटरनेट की दुनिया की। तो वर्नैकुलर आज का सच है। जैसे कि प्रिंट मीडिया में ये तय हो गया है कि जो अंग्रेजी के अखबार हैं उनकी पिछले 1 दशक में जो ग्रोथ रेट, वृद्धि दर रही है वो 4% बमुश्किल है, और हिंदी के अखबार
14% की रफ्तार से बढ़े हैं और लैंग्वेज प्रिंट मीडिया बढ़ रहा है, उसी तरह पिछले 10 साल की अगर आप कहानी देखेंगे इंटरनेट की दुनिया की, तो वो भारतीय भाषाओं की कहानी है। उसमें सदारत भारतीय भाषाएं कर रही हैं और इसका भी जिक्र विजय साहब ने भी किया। तो वीडियो भी एक बहुत बड़ा सच है। मैं देखता हूं कि डिजिटल में हमारी अमर उजाला की वेबसाइट हो या हिंदुस्तान की वेबसाइट हो, तो जो गैलरीज होती थी और जो वीडियोस, एक समय में गैलरीज बहुत चलती थी क्योंकि उसमें फोटो होते थे, और कहा भी जाता है पत्रकारिता में कि एक चित्र 10,000 शब्दों के बराबर होता है। तो मैं ये कहूंगा इसको थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ाएं तो एक वीडियो 10,000 चित्रों के बराबर होता है। तो वीडियो की भयानक मांग है इस वक्त। हम लगातार हमने अमर उजाला संस्थान में और अमर उजाला.com के काम करने वाले जो डिजिटल के साथी हैं, उनके साथ साथ प्रिंट के हर रिपोर्टर को हमने ट्रेनिंग दी है कि भाई आप खबर जब लेने जाओ, कवर करने जाओ, तो कैसे आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप जरूर बनानी है। और हमारा हर रिपोर्टर, हर फोटोग्राफर वीडियो क्लिप बनाने के हुनर से अब लैस है क्योंकि डिमांड उसी की है। तो अगर हम 3Vs को आज की एक नए जो 3 बड़े रुझान माने, तो मैं थोड़ा सा अब एक अलग उसमें आना चाहूंगा कि एक संपादक के तौर पर और न्यूज मीडिया के प्रतिनिधि के नाते मैं क्या होते हुए देख रहा हूं और सोशल मीडिया पर खास तौर पर हिंदी के संदर्भ में कैसे क्या चीजें उभर रही हैं। अगेन मैं फिर रुझानों की बात करूंगा। मैं 2 चीजें देखता हूं। एक का तो मैंने जिक्र कर लिया कि डिजिटल डिवाइड खत्म हो रहा है हर गरीबों के पास भी। मतलब अब डिजिटल की दुनिया में मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी गरीबी चली जाएगी, शब्द बचेगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से ब्रॉडबैंड के और इंटरनेट कनेक्टिविटी के रेट्स दाम कम हुए हैं, उसे बाजार के दबाव कह लीजिए या कुछ और, वो एक बहुत बड़ा इनेबलर है और सशक्तिकरण जो आम आदमी का हुआ है वो है। लेकिन कुछ दूसरी चीजें हैं और जो दूसरा बड़ा रुझान है जो एक संपादक के तौर पर मुझे परेशान करता है, वो ये कि एल्गोरिदम्स इस तरह के बन गए हैं या बनाए जा रहे हैं क्योंकि अभी भी ज्यादातर जो डिजिटल मीडिया है वो प्राइवेट पूंजी से, निजी पूंजी से संचालित और नियंत्रित होता है। तो उसमें जो एल्गोरिदम बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं कि उसमें पोलराइजेशन की संभावना या आशंका पहले से कई गुना बढ़ गई है। और मैं सिर्फ एक धार्मिक पोलराइजेशन की यहां बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी विचारधारा के हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने फेसबुक पर या आपने व्हाट्सएप पर या कहीं भी आपने संगीत की शास्त्रीय संगीत को आपने लाइक किया और उसको देखना शुरू किया। तो अब आप देखेंगे कि उसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको सजेस्ट सिर्फ और सिर्फ वही करेगा जो आपने अपनी पसंद उस पर दर्ज करा दी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ राजनीतिक उसमें बात नहीं कर रहा हूं कि आपने खास तरह की पोस्ट लाइक करना शुरू किया जो किसी खास राजनीतिक पार्टी को फेवर या उसके विरोध में हो, तो अगली बार से आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिखाई जाएगी। ये एक खतरा है। मुझे लगता है कि जो प्लूरलिटी है, जो एक बहुलता समाज में या कि हमारे चयन में होनी चाहिए, ये जो एल्गोरिदम है ये उसका उल्लंघन करता है। वो हमें अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के विचार देखने ही नहीं देता, वो हमें वही दिखाता है जो हम देखते रहे हैं पीछे। तो अगर हम खास एक विचारधारा के हैं तो फिर ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारी कोई मदद नहीं करेगा हमें दूसरा पक्ष दिखाने की। हमें वो वही दिखाएगा जो हम देखते रहे हैं, जो किसी वजह से देखना चाहते हैं या किसी के प्रभाव में देखना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि विचलन है। इसके अलावा मैं एक न्यूज़मैन के रूप में अगर कहूं तो सोशल मीडिया और खास तौर पर हिंदी जो न्यूज वेबसाइट्स का जो मेरा अनुभव रहा है वो ये कि मुझे मेरे यहाँ जो न्यूज है वो अपने पैरों पर खुद नहीं चलती।
चलना चाहिए, एक खबर को अपनी मेरिट के हिसाब से तैरना चाहिए सोशल मीडिया के समंदर में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, हमारी न्यूज वो ज्यादा चलती है जिस पर हम सोशल मीडिया में निवेश करते हैं, हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। एक खबर कितने लोगों तक पहुंचेगी, उसकी रीच क्या होगी, इसका दारोमदार उस निवेश राशि पर आ जाता है जो एक न्यूज मीडिया संस्थान के तौर पर हम डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। तो बिना प्रमोशन के, या जिसे तकनीकी भाषा में बूस्टिंग कहा जाता है, उसके बिना हमारी खबर सोशल मीडिया के समंदर में खुद ब खुद तैर नहीं पाती। उसको तैराने के लिए, उसको जलाने के लिए हमें वो चलाना पड़ता है। एक और मैं चीज महसूस करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं विजय साहब के बारे में एक खास आर्टिकल या उनका जो योगदान है जो वाकई बेहतरीन है, उसको मैं रेखांकित करते हुए एक आलेख अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहता हूं। लेकिन जब मैंने उसे लगा दिया और आधा घंटे बाद सोशल मीडिया मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर, वो मेरे पास रिपोर्ट लेकर आएगा, वो कहेगा कि भाई साहब ये क्या आपने लगाया है, इस पे तो कहीं कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, ट्रैफिक तो राखी सावंत के उस पर आया है, देखिए फला वेबसाइट चला रही है, आप क्या कर रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे हम, इतना जो इन्वेस्ट किया हुआ इनकी सैलरी कैसे निकलेगी। तो अचानक मुझे लगता है कि मेरे जैसे संपादक बड़े अपराध बोध में आ जाते हैं कि अरे भाई ऐसा हमने क्या पाप कर दिया। अब मुझे बताइए कि अगर मैं संपादक के तौर पर सुनीता नारायण को छापना चाहता हूं कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट क्या रिकमेंड कर रही है पॉल्यूशन के बारे में, दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन के बारे में, और मुझसे ये कहा जाए कि भाई साहब ये सब चीजें तो चल ही नहीं रही, चल तो कुछ और रहा है, सुशांत सिंह राजपूत चल रहा है, और अगर आपने ये नहीं दिया तो देख लीजिए आप, समझ में नहीं आ रहा जी। आप जब मंथली व्यूज नहीं है, पेज व्यूज नहीं है, रीच नहीं है, तो कैसे हम एलेक्सा की रेटिंग में आएंगे, कैसे हम कॉमस्कोर की रेटिंग में आएंगे, फिर कैसे बिजनेस आएगा। देखिए अखबार की दुनिया से भी लंबा वास्ता रहा है, मैं अभी भी अखबार में ही हूं प्रथम था, लेकिन बिजनेस का या उसका ऐसा दबाव प्रिंट में कभी नहीं रहा। डिजिटल में मैं देख रहा हूं, और खास तौर पर चूंकि डिजिटल में ऑर्गेनिक ग्रोथ आपकी साइट की वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पे जो ग्रोथ आती है, जो सोशल मीडिया के योग हैं, कुंडली जो तय हो रही है, वो आपके अंदर के पत्रकार को, न्यूज़मैन को बहुत सताते हैं। और सडनली आप देखते हैं कि एक संपादक, एक न्यूज़मैन, एक रिपोर्टर वो दहशत में आ जाता है, न्यूज रूम में उसे सहमे हुए रहना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रैफिक मैनेजर्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं सोशल मीडिया में, वो लगातार आपको याद दिलाते रहते हैं कि भाई हकीकत की दुनिया क्या है, आदर्शों की दुनिया क्या है, लेकिन हकीकत में सरवाइव करने के लिए हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो कुल मिलाकर बड़े रोचक परिदृश्य से हम रूबरू हैं इस वक्त। सोशल मीडिया और हिंदी का जो, और खास तौर पर न्यूज के संदर्भ में ये जो रिश्ता है, ये बड़ा दोधारी है, मनोहारी है, और इसके दोनों पक्ष हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली अंततः हमारा जो विवेक है और सही पत्रकारिता के मूल तत्व को पूरी तरह विदा होने से रोकने के लिए हमारा जो विवेक है और हमारे जो सात्विक आग्रह हैं वो लगातार बने रहें, तो इस स्थिति में एक समन्वय बना रह सकता है, बैलेंस बना रह सकता है। उसी बैलेंस की मेरे जैसे लोगों को उम्मीद है, बाकी तो आने वाला समय बताएगा। यस बालिंदु जी। बहुत ही सुंदर संजय जी, आपने इस कार्यक्रम को पूर्णता दी, क्योंकि हम अपने तकनीक से शुरू किया, तकनीक पर अच्छी बात हुई, सोशल मीडिया पर बात हुई, और आपने किस तरह से उसको खबरों के साथ में, खास तौर पर अच्छी खबरों के साथ में, अच्छे थॉट के साथ में जोड़ने की कोशिश की, जो कि हम में से मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो भी एक थोड़ा सा बुद्धिजीवी किस्म का, जिसके अंदर मैं कहूंगा कि कहीं ना कोई संबंध है बुद्धिजीविता से, या जो सरोकारों से संबंध रखता है,
हर एक ऐसे व्यक्ति के मन में ये चिंता है कि सोशल मीडिया पर अच्छी चीजें कब आगे आएंगी, और ये आपकी जो चिंता है बिल्कुल जायज भी है, और आपने इसको अपने अनुभवों के साथ में बहुत ही अच्छे और रोचक ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया, तो बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपने बहुत सारे विचार दिए हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स दिए हैं, फूड फॉर थॉट आपने दिया है, और खासतौर पर आपने जैसे मिलेनियल्स का जिक्र किया, मेल का जिक्र किया, जेंडर में आपने मेट्रो सिटीज का जिक्र किया, आपने वॉइस आजकल जो हो रही है उसका जिक्र किया, भारतीय भाषाओं का जिक्र किया, तो और वीडियो का भी, अंत में आपने वीडियो का भी बहुत महत्वपूर्ण आपने जिक्र किया है। तो ये सभी चीजें हमारे सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को व्याख्यायित करती हैं, परिभाषित करती हैं, उनको इशारा करती हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है, सब एक बहुत बड़ी सच्चाई है निसंदेह। और एल्गोरिथम के बारे में आपने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग आकर्षित होते हैं उन चीजों की तरफ जिनकी तरफ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, आज जो समय है हमारा, उसमें ये जो हमारा विस्तार हो रहा है मीडिया का या फिर सोशल मीडिया का, इसमें एक एम शायद मिसिंग था। जैसे हमने मिलेनियल्स, मेल और मेट्रो की बात की, एक और एम है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और वो है मोबाइल। तो मोबाइल की बदौलत क्या हुआ है कि जी, तो मोबाइल की बदौलत ये हुआ है कि आज गांव-गांव में सोशल मीडिया भी पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी भी पहुंच गई है, और जब गांव के स्तर तक हम पहुंच जाते हैं तो विविधता श्रोताओं और दर्शकों के स्तर पर भी बहुत अपने आप को प्रतिबिंबित करती है। समाज की जो विविधता है वो प्रतिबिंबित करती है, और उसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह की चीजें देखने वाले लोग हैं। उसमें से हमारे समाज की जो शैक्षणिक सीमाएं हैं वो भी आगे आ जाती हैं, जागरूकता की सीमाएं भी आगे आ जाती हैं, सांस्कृतिक विषय भी आ जाते हैं, और लोग इन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ये सच्चाई है कि क्योंकि वहाँ सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हों, सभी लोग बौद्धिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक हों, ऐसा नहीं है। ये एक तरह का एक मिक्स है, विचारों का मिक्स है, जिसमें हर तरह के लोग हैं, और इतना बड़ा देश है जहाँ पर 1 अरब लोग जुड़े हुए हैं। एक बार में मेरी बात, जब 1 अरब लोग आज मोबाइल फोन से जुड़े हुए हैं, लोगों में से अगर 10 लोग भी किसी चीज की तरफ चले जाते हैं तो अपने आप में जाती है, वो दिखाई देने लग जाती है, बेस्ट सेलर दिखाई लग जाती है। तो ये विविधताएं भी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसके अन्य भी पहलू हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। जी, बस मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आपने बहुत सही बिंदु उठाया है मोबाइल के बारे में। आज स्थिति ये है कि जो 97% न्यूज कंजम्पशन है हमारी वेबसाइटों का, वो मोबाइल पर है। तो एक तरह से डेस्कटॉप या कंप्यूटर वो अब विदा हो रहा है। 98% न्यूज इज कंज्यूम्ड ऑन मोबाइल। और इसके अलावा जो, अगर हम सिर्फ न्यूज की बात ना करें, बाकी जो एंटरटेनमेंट विषय और दूसरे विषयों पर जो कंजम्पशन है, उस पर भी 85% जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो मोबाइल पर ही इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये आपने बिल्कुल बहुत अहम बात बताई है कि मोबाइल ने भी दी है और एक नया प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। धन्यवाद, आपने बहुत ही इनपुट दिया है, बहुत धन्यवाद। तो आज का जो सत्र है बहुत अच्छा जा रहा है, और अंत में इसमें मैं ही बच जाता हूँ, तो अंत में मुझे कुछ बात करनी है। अब अपना परिचय मुझे स्वयं देना होगा, तो वो थोड़ा सा, जब आदमी अपना परिचय देता है तो थोड़ा सा उसको संकोच भी होता है, और ये समझ भी नहीं आता कि क्या रखूं और क्या छोड़ूं, क्योंकि खासतौर पर जब आप होस्ट होते हैं या मॉडरेटर होते हैं तो आपके पास एक आजादी भी है कि आप अपना पर्याप्त परिचय दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नैतिकता का तकाजा आ जाता है कि नहीं, वो उचित नहीं है। बहरहाल मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम बालेंदु शर्मा दाधीच है, और मैं पहले पत्रकारिता और फिर प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में लंबे समय से कार्यरत हूँ। राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स समूहों में संपादकीय पदों पर कार्य करने के बाद मैं प्रौद्योगिकी की तरफ उन्मुख हुआ। किंतु एक सॉफ्टवेयर बनाकर मैंने निःशुल्क वितरित किए सॉफ्टवेयर, कुछ लोग जानते भी हैं, जैसे यूनिकोड का जिक्र यहाँ पर हुआ। अगर आप यूनिकोड में टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा एक निःशुल्क सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्पर्श इनस्क्रिप्ट टाइपिंग ट्यूटर। आप जाएं, डाउनलोड करें, फ्री है। ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर मैंने विकसित करके और लोगों को निःशुल्क वितरित किए। अनेक पोर्टलों और वेबसाइटों का भी विकास किया हिंदी भाषा में। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और नेपाल आदि देशों में भाषाई तकनीकों पर आधारित कार्यक्रमों का संचालन किया।
वर्तमान में मैं माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक भारतीय भाषाएं एवं सुगम्यता के पद पर कार्यरत हूँ। विंडोज और ऑफिस आदि में आप जो हिंदी और दूसरी भाषाओं में आज काम करते हैं, आप जैसे मंगल फॉन्ट का प्रयोग करते हैं या यूनिकोड को जोड़ते हैं, तो वो उसका प्रभार मेरे ही पास है। जिनकी बात अभी मल्होत्रा साहब कर रहे थे कि हिंदी में भी अब स्पेलिंग चेक संभव हो गया, तो वो प्रभार मेरे ही पास है। तो ये जरा सा मैंने आपसे बात कही। उसके अलावा लगभग 1.5 दर्जन पुरस्कार पाने का सौभाग्य भी मिला। मैंने जो थोड़ा बहुत काम किया उस पर मुझे लगता है कि कृपा अधिक हुई, लोगों ने उसको अधिक पसंद किया और प्रतिसाद दिया। तो लगभग 1.5 दर्जन पुरस्कार मिले, जिनमें से 2 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के करकमलों से दिए जाते हैं। मेरी 6 पुस्तकें छपी हैं, जिनमें से 5 हिंदी में है और 1 अंग्रेजी में है। इस वर्ष मेरी एक पुस्तक है, उस पर राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा गृह मंत्रालय ने की है। वो ये पुस्तक है दिव्यांगों के लिए तकनीक। और इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें भी तकनीक पर मेरी हिंदी में है, जैसे ये पुस्तक है तकनीक सुलझने, फिर एक ये पुस्तक है एक क्लाउड वैश्विक बेहतरी के लिए, आदि आदि। तो ये मेरा एक संक्षेप में मेरा काम है इस क्षेत्र में, तकनीक और सोशल मीडिया के क्षेत्र में। अब संजय जी ने जो बात की थी उसमें वीडियो का अंत में बड़ा उन्होंने प्रमुखता से जिक्र किया था, और मैं वीडियो पर अपनी बात को केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि इसको मैं इन दिनों समझने की कोशिश कर रहा हूं। इस विषय पर अंग्रेजी में एक मेरी पुस्तक भी आई है वीडियो स्ट्रीमिंग पर। इसलिए मैं पारंपरिक मीडिया के उभरते विकल्प के रूप में वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशनों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं एक सवाल से शुरू करूंगा, और वो सवाल ये है कि सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आपका पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप आदि क्या है? इनकी तरफ देखने के कई तरीके हो सकते हैं। मसलन एक तरीका ये हो सकता है कि ये अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है सोशल मीडिया। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी है, ये यहाँ पर मौजूद विशाल जनसमूहों पर आधारित एक कारोबारी मंच है। तो इसके पहलू तो यही दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए, हम ये भी तो कहते हैं कि यूट्यूब जैसे माध्यमों ने और ब्लॉगिंग जैसे माध्यमों ने आज हर एक व्यक्ति को अपने निजी मीडिया का स्वामी बना दिया है। तो जी हाँ, काफी हद तक ये बात सही है। लेकिन यूट्यूब हो या ब्लॉग हो या ट्विटर हो, अगर हम ये समझें कि इन सब का जन्म आपको अभिव्यक्ति की आजादी देने के लिए हुआ है, तो शायद वो ज्यादा आदर्शवादी बात हो जाएगी। वास्तव में उनका जन्म जो हुआ है वो कारोबारी कारणों से हुआ है। और ये बात, जैसे एल्गोरिदम का जिक्र भी अभी संजय जी ने किया था, तो वो स्पष्ट हो जाता है कि क्यों ये मीडिया किसी एक खास दिशा में जाता है। तो वास्तव में इनका जन्म कारोबारी कारणों से हुआ है, और अगर आपको इनमें अभिव्यक्ति या रचनात्मकता की आजादी प्राप्त हो गई है, तो वो इन कारोबारी कारणों का आफ्टर इफेक्ट है। इन सभी माध्यमों को आप प्लेटफॉर्म के लिहाज से भले ही अलग अलग श्रेणियों में रख लें, लेकिन कंटेंट की दृष्टि से वे एक ही श्रेणी में आते हैं, और वो श्रेणी है यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी लोगों द्वारा बनाया गया कंटेंट। आज लगभग 1.5 अरब लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। मैं यूट्यूब पर फोकस करूंगा, और यूट्यूब आपके और हमारे जैसे लाखों लोगों द्वारा बनाए गए कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देता है। वो एक साथ कई निशाने लगा रहा है। आज यूट्यूब पर करोड़ों वीडियो मौजूद हैं, जिन्हें हर साल खरबों बार देखा जाता है। मैं कहूंगा सैकड़ों खरबों बार देखा जाता है। दुनिया का बड़े से बड़ा अगर संस्थान होता और वो लाखों लोगों का स्टाफ रख लेता, तब भी वो इतना कंटेंट नहीं बना सकता था जितना यूट्यूब को हम सबके जरिए आराम से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास और शुल्क के मिल रहा है। तो इसके पीछे शुद्ध कारोबार। यूट्यूब को न सिर्फ दूसरों का बनाया हुआ अथाह कंटेंट मिल रहा है, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा दर्शक भी मिल रहे हैं, और ये दोनों ही उसकी बहुत बड़ी पूंजी है। क्योंकि जहां पर बड़ी संख्या में लोग होते हैं या कंटेंट होता है, तो वहां पर विज्ञापन की संभावनाएं स्वतः पैदा हो जाती है। यूट्यूब आपके कंटेंट पर विज्ञापनों के जरिए अथाह धन कमाता है, जबकि न तो उसने वो वीडियो बनाए हैं और न ही वो दर्शक जुटाए हैं। आपकी लोकप्रियता, मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपका एक वीडियो चैनल है, तो आपकी लोकप्रियता दर्शकों को खींच कर लाती है और लाभ मिलता है यूट्यूब को। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलता, आपको भी मिलता है, लेकिन बड़ा लाभ मिलता है यूट्यूब को। इसी को कहते हैं, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। जब आप किसी निशुल्क चीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़ी पावरफुल चीज है, निशुल्क है, तो फिर वो पैसा कहां से उसको मिल रहा है? असल में आप एक उत्पाद हैं और वो आपको उत्पाद के रूप में इस्तेमाल करता है। यूट्यूब को लोकप्रिय लोगों और लोकप्रिय कंटेंट की तलाश है, जिसे वो धन में तब्दील कर सके। तो ये तो हुई यूट्यूब की परिभाषा कि ये आपके बनाए हुए कंटेंट को सहेजने और आपको ही दिखाने वाला प्लेटफॉर्म है, जो आपकी अपनी पहचान बनाने, आपकी रचनात्मकता को आगे लाने, टेलीविजन
लिंक्डइन जैसा अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा करने और कुछ हद तक धन कमाने का भी अवसर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में सर्वाधिक लाभ यूट्यूब और उसके विज्ञापनदाताओं का होता है। अब जरा लाभ हानि की चर्चा भी हो जाए। देखिए, यूट्यूब ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा भी किया है। सबसे पहली बात यह है कि उसने दुनिया भर की सामग्री को हम तक पहुंचा दिया है। आज आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे आदि देशों का टेलीविजन चैनल या यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, और उन देशों के लोग आपके या भारत के चैनलों को देख सकते हैं। टेलीविजन की फुटप्रिंट वाली जो समस्या हुआ करती थी वो यहाँ पर अप्रासंगिक हो जाती है। यहाँ न शहर की सीमा है, न राज्य की सीमा है और न देश की सीमा है। दूसरे, यहाँ की सामग्री ऑन डिमांड है, यानी जब भी सुविधा हो आप उसे देख सकते हैं। टेलीविजन के साथ ऐसा नहीं था, अखबार के साथ भी ऐसा नहीं था। वो ऑन डिमांड नहीं है, वो एक पीरियोडिकल, एक सही समय पर आता है आपके पास, उसी समय आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अखबार बिक जाता है और टेलीविजन का कार्यक्रम चला जाता है। तीसरा लाभ जो है यूट्यूब जैसे माध्यमों ने दिया वो ये कि इसने दर्शक के साथ साथ आपको कंटेंट प्रदाता भी बना दिया है। आज ऐसा हर एक व्यक्ति जिसके पास गूगल या जीमेल का अकाउंट है वो अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है, वो अपना ब्लॉग बना सकता है, वो सोशल मीडिया पर आ सकता है, और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका काम चल निकलेगा। चौथा लाभ जो हुआ है वो क्या है कि इसने सूचनाओं को प्राप्त करने का वैकल्पिक प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया है, उपलब्ध करा दिया है। आज जबकि ज्यादातर चैनल, टेलीविजन के ज्यादातर चैनल और अखबार जो है इस पार्टी या उस पार्टी के हिमायती या विरोधी बनकर काम कर रहे हैं, यूट्यूब समाचारों को पाने का एक वैकल्पिक और स्वतंत्र जरिया है। यहाँ पर कितना अधिक निष्पक्ष कंटेंट मिलता है वो अपने आप में खोजी पत्रकारिता का विषय है। बहरहाल, पांचवा लाभ ये हुआ है कि यूट्यूब दृश्य श्रव्य सामग्री के दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन का अद्भुत जरिया बनकर के उभरा है। जिस सामग्री को देखने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो यूट्यूब की बदौलत आप तक पहुंच गई है। मिसाल के तौर पर कौन सोच सकता था कि दूरदर्शन के दशकों पुराने कार्यक्रम हमें फिर से देखने को मिल सकेंगे? कौन सोच सकता था कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की ठुमरियों को आप सुन सकेंगे या फिर दारा सिंह और किंग कॉन्ग की कुश्ती देख सकेंगे? स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध जो भाषण था वो आप सुन सकेंगे, आपकी आंखों के सामने देख सकेंगे, सुन सकेंगे, या फिर गांधी जी और आइंस्टीन की मुलाकात, या गांधी जी और किंग की मुलाकात, और गांधी जी और चार्ली चैपलिन की मुलाकात का वीडियो देख सकेंगे? नहीं सोच सकते थे ना, लेकिन दस्तावेजीकरण कर दिया है, अद्भुत दस्तावेजीकरण सामग्री का। उसके बाद छठे लाभ पर आते हैं। छठा लाभ नहीं था इसकी सामग्री की विविधता में, जो किसी भी अन्य स्थान पर संभव ही नहीं थी। अखबार है तो समाचारों पर आधारित है, पत्रिकाएं हैं तो अच्छी पठनीय सामग्री पर आधारित है, साहित्य पर आधारित है या मनोरंजन पर आधारित है। टेलीविजन है तो उसके अपने नीश है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप चाहे तो फिल्में देख लीजिए, चाहे अच्छी गुणवत्ता की डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए जो आजकल टेलीविजन चैनलों पर नहीं मिलती है, या बहुत ज्ञानवर्धक टेड टॉक्स को देख लीजिए, या फिर गुमनाम कलाकारों की प्रतिभा का आनंद लीजिए। इस महासमुद्र में हर किस्म की बूंदें हैं। आप चाहे तो भाषाएं सीखिए, चाहे तो विधाएं सीखिए, या फिर चाहे तो बनाना सीख लीजिए, या फिर आत्महत्या के तरीके सीख लीजिए। यहाँ पर यूट्यूब का जो ईश्वर है वो किसी के साथ में भेद नहीं करता। हाँ, कॉपीराइट का उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कॉपीराइट का उल्लंघन करेंगे तो यूट्यूब जैसे माध्यमों की नजर में वो एक अक्षम्य अपराध है। और वजह स्पष्ट है कि आप अगर दूसरों की सामग्री चुराते हैं तो खुद तो फंसेंगे ही, सनम हमें भी ले डूबेंगे। तो वो एक बड़ा कारण है। अब सातवां लाभ भी इसी से जुड़ा हुआ है कि यूट्यूब जैसे माध्यमों ने ऐसी प्रतिभाओं को हमारे सामने ला दिया है जो अपने इलाके के अंधकार में गुम हो जाने वाली थी। मिसाल के तौर पर बाबा का ढाबा आपने देखा है, हाल ही में खूब चला सोशल मीडिया पर। एक बेचारा छोटी सी एक थड़ी लगाने वाला, एक छोटी सी केबिन में काम करने वाला बाबा, वो जो खाना बनाता है आज पूरे देश में मशहूर है, सोशल मीडिया की बदौलत, यूट्यूब जैसे माध्यमों की बदौलत। गायिका मैथिली ठाकुर को देख लीजिए, रानू मंडल को देख लीजिए, ऐसी अनेकों मिसालें आपको मिल जाएंगी। मुझे पिछले दिनों जयपुर जिले का मेरा गांव है, उसके पड़ोस के गांव में रहने वाले किशोर का वीडियो देखने को मिला जो मन ही मन बहुत ज्यादा गणनाएं करने में सक्षम है। वो मन ही मन 17,312 गुणा 13,823 को गुणा करके तुरंत आपको बता देगा कि ये उत्तर है। और मेरे गांव के पास के गांव का वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं नहीं जानता था, मुझे कैसे पता चला? यूट्यूब पर पता चला। तो ये ऐसी प्रतिभाओं को भी सामने ला रहा है और दुनिया भर में पहुंचा रहा है। आठवां लाभ क्या है? आठवां लाभ आर्थिक है, और वो ये कि यहाँ पर बहुत से ऐसे संस्थान खड़े हो गए हैं जिसने इन माध्यमों के हिसाब से, इनके लिहाज से कंटेंट बनाया और अपनी प्रतिभा का आर्थिक लाभ उठाया। जैसे भारत में जो यूट्यूब पर लोकप्रिय चैनल हैं, मिसाल के तौर पर बीबी की वाइन्स का नाम आपने सुना होगा, अमित भड़ाना का नाम शायद आपने सुना होगा,
AIB का नाम सुना होगा, मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बोल सकता, और ऐसे ही कई वायरल फीवर का नाम सुना होगा आपने, इन सब का सुना होगा, मधुलिका जी, निशा मधुलिका का नाम सुना होगा। ये सब जो यूट्यूब चैनल है भारत में टॉप पर आते हैं और इन्होंने अच्छी खासी आय इनको अर्जित होती है। तो आय की भी एक बहुत सारे लोगों को माध्यम मिले हैं इनसे, तो बहुत सारे लाभ इन माध्यमों ने हमें दिए हैं। फिर लोगों को अपनी ब्रांडिंग का अवसर दिया है, लोग अपने आप को ब्रांड कर रहे हैं। आप चाहे आप सोशल मीडिया पर हैं, अपना एक अच्छा चैनल चलाते हैं, फेसबुक पर अच्छा पेज आपका चलता है, तो बहुत लोग आपके पास आते हैं। आप अगर लिंक्डइन पर अपना एक अलग पेज बनाते हैं तो आपके पास बहुत लोग आते हैं अपने क्षेत्र के और आपके साथ में जुड़ जाते हैं। आप ब्रांडिंग कर पाते हैं, बाद में आप कल को जॉब करते हैं, आप कहीं दरख्वास्त करते हैं तो वहां उसको दिखा सकते हैं, उसका अच्छा खासा आपको लाभ मिलता है। तो बहुत सारे लाभ हैं इनके। फिर एक लाभ ये है कि ये आपका एक आधिकारिक मंच बन जाता है। मिसाल के तौर पर अमिताभ बच्चन को अगर कोई बात कहनी हो और वो किसी मीडिया संस्थान के जरिए कहें तो इस बात की संभावना है कि बात सही ढंग से रिपोर्ट की जाए या न की जाए, लेकिन जब वो ट्विटर पर जाकर के अपनी टिप्पणी कर देते हैं तो वो सही ढंग से रिपोर्ट हो रही है, उनका अपना माध्यम है। आपको याद होगा मित्रों, अभी हाल ही में मैं कल एक कार्यक्रम देख रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब आगे वो रहेंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता, परसों ही उन्होंने 60 मिनट्स नाम के कार्यक्रम में उनका इंटरव्यू हुआ CNN पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पारंपरिक मीडिया है मेरे साथ में बड़ा अन्याय करता है, अगर सोशल मीडिया ना होता तो मैं तो मर ही जाता। उन्होंने कहा मैं लोगों तक कैसे पहुंचता अगर सोशल मीडिया ना होता, क्योंकि पारंपरिक मीडिया मुझे हवा नहीं देता। तो आप सोचिए वो व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंच गए और यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन गए। बहुत सारे लाभ हैं इन पर, अगर मैं लिखने लगूं तो एक किताब और आ जाएगी। बहरहाल अब इसमें ये भी आता है कि क्या इसके दूसरे पहलू भी तो होने चाहिए ना। हमने कहा था कि ये जो मीडिया है दुधारी तलवार है। मैं समय भी देखता जा रहा हूँ, 3-4 मिनट और लूंगा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सोशल मीडिया ने हमारा जो दिमाग है इसको तुच्छ चीजों में फंसा दिया है? संजय जी ने भी तो इसका जिक्र किया था ना कि एल्गोरिदम हमें कहाँ ले जा रहा है। अब हमें ओछे कटाक्ष, झूठे विश्लेषण, नाच गान के ओछे वीडियो आदि, निरर्थक टिप्पणियां आदि और बड़ी मतलब शैलो टाइप की चीजें, छोटी चीजें जो है वो अच्छी लगने लग गई हैं। हमें परिनिष्ठित और गंभीर सामग्री में हमारी रुचि निरंतर घट रही है। क्योंकि अंग्रेजी में एक किताब है मित्रों जिसका नाम है द शैलोज, उसके लेखक है निकोलस कार। निकोलस कार ने लिखा है कि इंटरनेट इज ट्रिवियलाइजिंग आवर टेंडेंसीज और आर मतलब मैं कहूंगा कि हमारी जो रुचियां हैं, आर हॉबीज और हमारी जो जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको ट्रिवियलाइज कर रहा है, छोटी से छोटी करता चला जा रहा है, क्योंकि हम उन पर काम ही नहीं कर रहे। हमको जो छोटा मोटा काम, जो छोटा मोटा कंटेंट व्हाट्सएप पर मिल जाता है, देख के खुश हो जाते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, हम उसमें बहुत खुश हैं। पूरा दिन हम ऐसी चीजों में निकाल देते हैं, लेकिन पूरा दिन 5 या 6 घंटे सोशल मीडिया पर लगाने के बाद जब रात को हम सोते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने कुछ गेन किया। हमने गेन नहीं किया होता है। हमारा मस्तिष्क जो है धीरे धीरे कुंद हो रहा है। इंटरनेट और ये जो माध्यम है हमारे मस्तिष्क को धीरे धीरे कुंद कर रहे हैं। तो इस बात को आप हमें कभी कुछ भी जरूरत होती है, आप जरा सोचिए, आपको कुछ भी ढूंढना होता है, कुछ भी सोचना होता है। आपके बच्चे ने कहा कि पापा या मम्मी मुझे इस विषय पर एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है मेरी कक्षा में, तो क्या करूं? पापा क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं। हम सभी लोग अपनी छोटी बड़ी हर चीज को जाकर के सर्च कर लेते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये माध्यम हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। अब एक और बड़ी समस्या जो यूट्यूब और सोशल मीडिया माध्यमों ने पैदा की है वो क्रेडिबिलिटी की समस्या। आप टेलीविजन पर चिल्ला कर होने वाली बहसों और शर्मनाक हद तक एक तरफा खबरों और विश्लेषण के दौर में, आज का जो दौर है, ये जो बहसें जो होती है चिल्ला कर होती हैं और एक तरफा खबरें दिखाई देती है और पता नहीं क्या क्या होता है, इस दौर में हमें एक वैकल्पिक मीडिया की बेताबी से तलाश है मित्रों। और इन चीजों को अक्सर एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये बात कि ये जो सोशल मीडिया है ये विकल्प हो सकता है, ये बात सीमित अर्थों तक ही सच है। टेलीविजन के अपने चिल्लाने वाले हैं तो यूट्यूब के भी बहुत सारे चिल्लाने वाले हैं। वहां पर एक तरफा रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं तो यहाँ पर फेसबुक पर या ट्विटर पर जाकर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक तरफा बातें करने वाले लोगों की भरमार है। मेरे ख्याल से उनसे कहीं ज्यादा संख्या में है। अब टेलीविजन पर आने के लिए या अखबार में आने के लिए कुछ योग्यता तो जरूरी है ना, कम से कम। लेकिन यूट्यूब पर या ट्विटर पर, फेसबुक पर, ब्लॉग पर आने के लिए किसी भी किस्म की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव या बौद्धिकता की शर्त नहीं है। आप जिस विषय पर कुछ भी नहीं जानते उस पर आधे घंटे का वीडियो बनाइए या 10 पेज का ब्लॉग लिख डालिए, आप स्वतंत्र हैं। आश्चर्य और अफसोस की बात यह है कि ऐसे बहुत से लोग इस माध्यम पर बेहद सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग जो उस माध्यम से कोई
सिला नहीं है, जिनका कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया। वजह यह है कि वे लोग वितंडा पैदा करने में माहिर हैं, या फिर एल्गोरिदम को भांपने में माहिर है, एक तरफा बात कहने में माहिर है, साजिश की परिकल्पनाएं गढ़ने में माहिर है, या फिर धारा के हिसाब से बहने में माहिर है। बस इतना पर्याप्त है। यूट्यूब पर मौजूद अनगिनत लोगों में से एक तबका उनकी बात को पसंद भी करता है, क्योंकि दर्शकों का यह तबका कोई भी बौद्धिक रूप से समृद्ध खुद भी नहीं है। वो तटस्थता, निष्पक्षता या परिपक्वता जैसी चीजों में कोई विशेष आस्था नहीं रखता। उसे वो पसंद आता है जो उसके अपने विचारों से मेल खाता है। तो ऐसे चैनल चल निकलते हैं, ऐसे ब्लॉग चल निकलते हैं, ऐसे ट्विटर के हैंडल चल निकलते हैं, और उन लोगों से भी आगे बढ़ जाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी विषय के गहन अध्ययन, शोध, अनुभव और चिंतन मनन आदि में लगाई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इन्हीं से जुड़ा हुआ एक मसला फेक न्यूज का भी है, जिसे आगे बढ़ाने में ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब का भी खासा योगदान रहा है, फेसबुक का भी योगदान रहा है, व्हाट्सएप का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से भी आजकल संबोधित करने लगे हैं। तो ये तमाम चीजें आ रही हैं। अब इसमें स्वाभाविक रूप से, जैसे शोभा जी ने बात की थी, कि इसमें कहीं ना कहीं कोई रेगुलेशन की बात भी आनी चाहिए, कोई नियमन भी होना चाहिए। तो ये असल में बात तो सच है, हमारी चिंता है, लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास भी है, और ये विरोधाभास मैं उसकी बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। कि ब्लॉगों के जमाने की बात है, जब पहले ब्लॉग बना करते थे ज्यादा, और उस जमाने की एक किस्सा बताता हूँ आपको। ब्लॉगर के दौर में चूंकि हम लोग हर विषय पर संगठन बना लेते हैं हम लोग, तो उस समय बहुत से लोगों ने अपने अपने शहरों के ब्लॉग क्लब बना लिए, ब्लॉग संगठन बना लिए, यहाँ तक कि ब्लॉग अधिकार सभाएं भी बना ली, ब्लॉग संघर्षरत साहित्यकार परिषदें भी बन गई। इस तरह की चीजें उस समय बन गई थी, और बहुत सी गोष्ठियों में इस तरह की बातें भी होने लगी थी कि ब्लॉगरों को पत्रकार के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। एक तो ये, साथ ही लोग अपने स्तर पर यह भी तय करने लगे थे कि किसे ब्लॉग बनाने का हक है और किसे रोका जाना चाहिए, ब्लॉगों पर कैसी सामग्री को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ब्लॉगों पर कुछ आने से पहले उसे संपादित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, आदि आदि। इस तरह की मांगे होने लगी थी। कुछ लोगों ने कहा कि घटिया लेखकों को साहित्यिक ब्लॉग बनाने की आजादी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोग हिंदी साहित्य को प्रदूषित कर रहे हैं, हम उन्हें रोकेंगे, आदि आदि। तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी। ऐसी कुछ मांगे मुझ तक भी पहुंची समर्थन पाने के लिए, और मैंने अपना सिर भी पीट लिया। मैंने कहा कि अम्मा, आप कौन होते हैं किसी को ब्लॉग बनाने से रोकने वाले, या किसी खास विषय पर ब्लॉग लेखन को कुछ खास लोगों तक सीमित करने वाले? ये तो वैसा ही है जैसे आप किसी को टेलीफोन पर अपने मन की बात करने से रोकना चाहें। क्या आपके पास ब्लॉगिंग का नियंत्रण है, या आपके पास इंटरनेट का नियंत्रण है? क्या आपने इंटरनेट या ब्लॉगों के प्लेटफॉर्म को बनाया है? आखिर कौन सी शक्ति है आपके पास, और आपके पास किसी की पात्रता या कुपात्रता को तय करने का अधिकार भी कैसे है? ये लोग जानते ही नहीं थे ब्लॉगों के जमाने में कि वो जो बात सोच रहे हैं वो इंटरनेट और ब्लॉगिंग की अवधारणा मात्र के प्रतिकूल है। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। उन्हें तो लाया ही इसलिए गया है, इंटरनेट और ब्लॉगिंग को क्यों लाए हैं हम लोग? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार मिले, हर व्यक्ति वहां तक पहुंच सके, चुप्पी में कैद आवाजें सामने आए, और आप दुनिया को आजाद करने वाले माध्यमों को ही कैद करने की सोचते हैं। तो ब्लॉगिंग हो या ट्विटर हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब ही क्यों ना हो, वे पुराने जमाने के माध्यमों के विकल्प के रूप में सामने आए हैं। यहाँ पर इनकी अपनी कमियां हैं, इनकी अपनी खामियां हैं, जिनके रास्ते जरूर ढूंढने चाहिए, लेकिन इन पर रोक लगाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम भी है मित्रों। हालांकि पूरी तरह से मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन्हें बोतल में बंद करने की बात सोचना फिलहाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तूफान की तरह है, और तूफान को बोतल में बंद करना थोड़ा मुश्किल है। अब हालांकि इस पर यह भी हम कहेंगे कि आप बंद नहीं कर सकते, इसको सीमित नहीं कर सकते, इसका भी विरोधाभास मौजूद है, क्योंकि ये तो ऐसा माध्यम है ना कि इस हर चीज के विरोधाभास है। क्योंकि आप जानते हैं कि भले ही आप या हम इन माध्यमों पर नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो इस अथाह दर्शक धारा को अपने अनुकूल दिशा में चला लेती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल आपको याद होगा। कुछ कारोबार, कुछ सरकारें, कुछ प्लेटफॉर्म बनाने वाले कुछ हद तक इस तूफान को नहीं तो उसके एक हिस्से को अपने हिसाब से नियंत्रित कर ही लेते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब ऐसे ही रोक टोक चलता रहेगा? क्या इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती? तो मैं कहूंगा कि थोड़ा मुश्किल है, हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, नियमन हो सकता है। सरकार अगर चाहे तो इन पर अंकुश लगाने के लिए किसी न किसी ढंग के रास्ते निकाल सकती है, तकनीकी कंपनियों के साथ में मिल करके ऐसा संभव है। लेकिन उसमें वो चिंता बनी रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम नियमन करें तो ऐसे लोग भी इसमें पिस जाए जिनको अपनी बात कहने का अधिकार है।
क्योंकि जब संस्थागत रूप से चीजें बनाई जाती हैं तो उनका कैसे कितना प्रयोग होगा और कितना दुरुपयोग होगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, वो गारंटी हम नहीं दे सकते। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि इन माध्यमों का हिंदी और भारतीय भाषाओं ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, इन्होंने हमें सशक्त किया और हमने इन्हें सशक्त किया है, और ये सिलसिला चलता रहे। मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये डिस्कशन था, ये जो चर्चा थी, जो बहस थी, ये किसी एक सार्थक परिणति तक पहुंचेगी और हमारे मस्तिष्कों में कुछ प्रश्न भी पैदा करेगी और कुछ उत्तर भी प्रस्तुत करेगी, इसकी मैं आशा करता हूँ। और मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। आप में से यदि कोई कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है।